नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का नीलम डेली स्टोरी की एक नई कहानी बेटे की विदाई में। विदाई की रस्म पूरी हो रही थी। नीति का रो रो कर बुरा हाल था। आंसू की झड़ी के बीच वह बार बार नजरें उठाकर बेटी को देखती तो उसका कलेजा मुंह को आ जाता। सभी औपचारिकताएं खत्म हो चुकी थीं। रीना धीरे धीरे गाड़ी की ओर बढ़ रही थी। बड़ी बुआ भीगी पलकों के साथ ढेर सारी नसीहत दे रही थीं। रीना, अब तेरे लिए ससुराल ही तेरा अपना घर है। वहां सबका ख्याल रखना, सास ससुर की सेवा करना। कहते कहते उनकी रुलाई फूट पड़ी। नीति बड़ी मुश्किल से इतना भर कह पाई, अपना ख्याल रखना रीना। आगे माँ की जुबान साथ न दे पाई और वह बड़ी दीदी के कंधे का सहारा लेकर जोर जोर से रोने लगी। रीना और रमेश गाड़ी में बैठ गए। दुल्हन के लिबास में रीना की हालत देख रमेश ने धीरे से रीना का हाथ पकड़ उसे सांत्वना देने का प्रयास किया। पति का स्पर्श पाकर रीना को कुछ राहत मिली, वरना उसे लग रहा था कि उसके सारे परिचित पीछे छूट गए हैं। 1 घंटे में रीना अपनी ससुराल की दहलीज पर खड़ी थी। रमेश का परिवार उसके लिए अपरिचित न था। दूर के रिश्तेदारी के कारण अक्सर उनकी मुलाकात हो जाया करती थी। एक ऐसे ही विवाह समारोह में रमेश की मां सीमा ने रीना को देखा था। उसका चुलबुलापन उन्हें बहुत अच्छा लगा। बिना समय गंवाए उन्होंने बात चलाई और 6 महीने के अंदर रीना उनकी बहू बनकर उनके घर आ गई। 2 दिन तक विवाह की रस्में पूरी होती रहीं। तीसरे दिन रमेश और रीना हनीमून के लिए मनाली आ गए। दोनों बहुत खुश थे। रमेश के प्यार में खोकर रीना मम्मी से बिछड़ने का गम भूल सी गई। हनीमून के 2 दिन बहुत ही सुकून से बीते। तीसरे दिन रीना को सर्दी बुखार हो गया। रमेश चिंतित था। रीना, तुम आराम करो, लगता है यहाँ के मौसम में आए बदलाव के चलते तुम्हें सर्दी लग गई है। मेरा पूरा शरीर बहुत दुख रहा है रमेश, तुम चिंता ना करो, मैं डॉक्टर को लेकर आता हूँ। डॉक्टर की जरूरत नहीं है, एंटी कोल्ड दवाई से ही बुखार ठीक हो जाएगा। क्योंकि जब मुझे सर्दी बुखार होता था तो मम्मी मुझे यही दिया करती थीं। मम्मी की बहुत याद आ रही है। रीना को बाहों में भरकर रमेश बोला तो उसने सिर हिला दिया। तो इसमें कीमती आंसू बहाने की क्या जरूरत है, अभी मम्मी से बात कर लो। रीना की ओर मोबाइल बढ़ाते हुए रमेश बोला, मुझे मम्मी से ढेर सारी बातें करनी है। अभी घर पर बहुत सारे मेहमान होंगे। पगली, बाकी बातें बाद में कर लेना, अभी तो अपना हाल चाल बता दो उन्हें। प्लीज उन्हें मेरी तबीयत के बारे में कुछ न बताना, वरना वो मुझे देखने यहीं आ जाएंगी। मैं मम्मी को जानती हूँ। रीना चहक कर बोली। माँ के बारे में बात कर वह अपना दुख दर्द भूल गई। रमेश ने महसूस किया कि रीना सबसे ज्यादा खुश मम्मी की बातों से होती है। अब रीना का दिल बहलाने के लिए वह बहुत देर तक मम्मी के बारे में बात करता रहा। हनीमून के दौरान पूरे 7 दिनों में रीना ने एक बार भी अपनी ससुराल के बारे में कुछ नहीं पूछा। वह बस अपनी मम्मी और सहेलियों की बातें करती रही। हनीमून से वापस लौटते हुए रीना बोली, रमेश, मुझे ससुराल में कितने दिन रुकना होगा? तुम यह सब क्यों पूछ रही हो? अभी हमारी शादी को 8-10 दिन ही तो हुए हैं, जिसमें हम घर पर 3 दिन ही तो रहे हैं। कम से कम 2 हफ्ते तो रुक ही जाना। 2 हफ्ते तक घर में बहू बनकर रहना मेरे बस की बात नहीं। मेरी मम्मी तुम्हें बहू नहीं, बेटी बनाकर रखेंगी। तुम खुद देख लेना, बहुत अच्छी है माँ। तुम्हारी बहन को देखकर मुझे अंदाजा लग गया है कि वह बेटी को किस तरह रखती हैं। मुंह बनाकर रीना बोली, हम यहाँ से चलकर 2 दिन ससुराल रहेंगे, उसके बाद दिल्ली चलेंगे तुम्हारी मम्मी पापा के पास। वहां से जब तुम चाहोगी तभी वापस आएंगे। ना चाहते हुए भी मजबूरी में रीना ने रमेश की बात मान ली।
ससुराल में रमेश के परिवार वालों ने रीना की खूब खातिरदारी की। रमेश को लगा वह रीना को कुछ दिन और यहाँ रोक लेगा, पर दूसरे दिन ही रीना ने अपने मन की बात कह डाली। रमेश, हम कल दिल्ली चल रहे हैं ना? मैंने मम्मी को फोन करके बता दिया है। रीना बोली तो रमेश चुप हो गया, क्योंकि उसने यह बात अभी तक अपनी मम्मी पापा से नहीं कही थी। वह तुरंत पानी पीने के बहाने वहां से हटकर किचन में आ गया और धीरे से मम्मी से बोला, मम्मी, रीना कल अपने मायके जाना चाहती है, आपकी इजाजत हो तो? ठीक ही तो कह रही है बहू, इतने दिन हो गए हैं उसे ससुराल आई हुए। इकलौती बेटी है वह अपने माँ बाप की, घर की याद आनी तो स्वाभाविक है बेटा। बेटी की दुविधा दूर करते हुए माँ बोली। रमेश कमरे में पहुंचा तो रीना बोली, आप मेरी बात अधूरी छोड़कर कहाँ चले गए थे? पानी पीने चला गया था। तुम पैकिंग में व्यस्त थी तो मैं खुद ही चला गया था। कल का प्रोग्राम पक्का है ना? बिल्कुल पक्का, रमेश चहक कर बोला तो रीना ने राहत की सांस ली। मायके पहुंचकर रीना मम्मी से लिपटकर खूब रोई। नीति रीना को बड़ी देर तक सहलाती रही। रमेश माँ बेटी को छोड़कर अपने ससुर के पास आ गया। पापा, बेटी के बिना घर खाली खाली लग रहा होगा आपको। बेटी का असली घर तो उसकी ससुराल ही है बेटा, यह बात हमेशा याद रखनी चाहिए। रीना अपनी माँ के लाड प्यार के कारण थोड़ी लापरवाह है, उसकी नादानियों को नजरअंदाज कर दिया करना। आप चिंता ना करें पापा जी, धीरे धीरे रीना भी मेरे परिवार के साथ घुल मिल जाएगी। एक ही दिन में रमेश समझ गया था कि इस घर में रीना के पापा की उपस्थिति केवल नाम लेने भर की है। घर के सारे फैसले नीति के कहे अनुसार ही होते हैं। एक हफ्ता बीत गया। रीना का मन ससुराल जाने को ना था। वह तो रमेश के साथ सीधे मुंबई जाना चाहती थी, पर रमेश से कहने का वह साहस न जुटा सकी। बेटी को विदा करते हुए नीति ने ढेरों हिदायतें दे डाली। रमेश साथ खड़ा सब कुछ सुन रहा था, पर बोला कुछ नहीं। उसे ताजुब हो रहा था कि उसकी सास ने एक बार भी रीना को अपने सास ससुर की सेवा से संबंधित नसीहत ना दी। चलते वक्त वह रमेश से बोली, बेटा, रीना का ख्याल रखना, मैंने जिंदगी की अमानत तुम्हें सौंप दी है। शादी के 3 हफ्तों में ही रमेश को सब कुछ समझ में आने लगा था कि मम्मी के लाड प्यार के कारण रीना की परवरिश एक आम लड़की की तरह नहीं हुई थी। घूमना फिरना, मौज मस्ती करना और गप्पबाजी उसके खास शौक थे। घर के किसी काम में उसकी रुचि न थी। सामान्य शिष्टाचार में उसका विश्वास न था। छुट्टियां खत्म हुई तो रमेश के साथ रीना भी मुंबई आ गई। रमेश रीना से जितना सामंजस्य बिठाता था, रीना अपनी हद आगे बढ़ा देती। रीना की गुड मॉर्निंग मम्मी को फोन से होती और फिर तो बातों में रीना यह भी भूल जाती कि उसके पति को दफ्तर जाना है। महीने का टेलीफोन का बिल हजारों में आया तो रमेश बोला, रीना, मेरी आमदनी इतनी नहीं है कि मैं 5,000 महीना टेलीफोन के बिल पर खर्च कर सकूं। हमें अपनी जरूरतें सीमित करनी होंगी। आपके पास रुपए की कमी है तो मैं मम्मी से मांग लेती हूँ। मेरे एक फोन पर वह तुरंत रुपए आपके खाते में ट्रांसफर करवा देंगी। शादी के बाद बेटी को माँ पर नहीं, पति पर आश्रित रहना चाहिए। मैं अपनी मम्मी पापा की इकलौती संतान हूँ, उनका सब कुछ मेरा ही तो है। पता नहीं किस जमाने की बात कर रहे हो तुम। छोटी छोटी चीजों के लिए दूसरों पर निर्भर रहना ठीक नहीं होता रीना। मम्मी दूसरी नहीं, मेरी अपनी है। यही बातें तुम्हें मेरे लिए भी सोचनी चाहिए। मेरे माँ बाप का मुझ पर कुछ हक है और हमारा उनके प्रति कुछ फर्ज भी है। पहली बार अपने परिवार की पैरवी की रमेश ने। दूसरे दिन रमेश के ऑफिस जाते ही रीना ने सारी बातें अपनी मम्मी को बताईं तो वह बोली, ठीक किया तूने रीना, तुम्हारी ससुराल में जरा सी भी दिलचस्पी रमेश को उसकी ओर मोड़ देगी। तुम्हें अपना भला देखना है कि ससुराल का।
शादी के बाद पहली होली पर रमेश ने रीना से घर चलने का आग्रह किया तो वह तुनक गई। होली का त्योहार मुझे नहीं अच्छा लगता, रंगों से मुझे एलर्जी होती है। बड़ों की भावनाओं का सम्मान करना जरूरी होता है रीना। मेरी खातिर तुम ससुराल चलो ना, वहां सब तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। रमेश दुविधा में था कि क्या करे, क्योंकि रीना ससुराल जाने के लिए तैयार ही नहीं थी। तभी रमेश के दिमाग में एक आइडिया आया। वह बोला, रीना चलो दिल्ली चलते हैं। दिल्ली का नाम सुनते ही रीना तैयार हो गई। होली से 2 दिन पहले ही वे दिल्ली पहुंच गए। नीति बेटी दामाद को देखकर बहुत खुश हुई। बेटी को होली पर मायके देखकर रीना के पापा पहली बार बोले, रीना इस समय तुम्हें मायके के बजाय अपनी ससुराल में होना चाहिए था। यह तुम्हारी ससुराल की पहली होली है। क्या फर्क पड़ता है रीना यहाँ रहे या ससुराल में? फर्क हमें नहीं, हमारे समधी जी को पड़ेगा, जिनका बेटा होली के दिन अपनी ससुराल में पत्नी के साथ। बस बस रहने दो, तुम्हें कुछ पता है रिश्ते नातों के बारे में? मैं ना होती तो आप दोनों हमें लेकर आपस में क्यों उलझ रहे हैं? रीना यहाँ रहेगी और क्योंकि मेरा यहाँ रुकना ठीक नहीं है इसलिए मैं घर चला जाता हूँ। रीना के सामने अब कोई रास्ता ना था। मजबूर होकर उसे भी रमेश के साथ ससुराल आना पड़ा। होली पर गुलाल के रंग रीना के सुंदर चेहरे पर बहुत खिल रहे थे, पर खुशी का असली रंग उसके चेहरे से गायब था। सीमा ने बहू की उदासी और उकताहट भांप ली थी। वह सब कुछ देखकर भी चुप थी। इस अवसर पर उसे कोई नसीहत देना उसके दुख को क्रोध में बदलना था। बस एक बार सीमा ने कहा, रीना कितना अच्छा लगता है जब तुम दोनों यहाँ आते हो। सीमा की बात सुनकर रीना चुप रही। रात को रमेश ने पूछा, रीना तुम्हारा मन कुछ दिन ससुराल में रहने को हो तो मैं अपनी छुट्टी आगे बढ़ा लेता हूँ। सीमा के शब्दों की खींच वह रमेश पर उतारते हुए बोली, 3 दिन में आपका मन नहीं भरा अपने लोगों के साथ रहकर? अपनापन तो मन में होता है रीना। मुझे तो तुमसे जुड़े सभी लोग अच्छे लगते हैं। मुझे तुम्हारी फिलॉसफी नहीं सुननी और यहाँ रुकना मेरे बस की बात नहीं। रीना का 2 टूक जवाब सुनकर भी रमेश हंस दिया और बोला, सॉरी डार्लिंग, कल हम सुबह यहाँ से चल पड़ेंगे। मुंबई वापस लौटकर रीना ने राहत की सांस ली और ससुराल में घटी सब बातों की जानकारी अपनी मम्मी को दे दी। अक्सर रीना और रमेश शाम को घर से बाहर ही खाना खाते, क्योंकि रीना को खाना पकाना नहीं आता था और वह सीखने का प्रयास भी नहीं करती। कभी वह जिद कर रीना से कुछ बनाने को कहता तो गैस का चूल्हा जलाने के साथ रीना का फोन कान से सट जाता। हाँ मम्मी बताओ, कढ़ी बनाने के लिए सबसे पहले क्या करना है? इस तरह मम्मी से पूरी रेसिपी सुनकर जितना फोन का बिल बढ़ता उससे कम पैसे में होटल से लजीज खाना मंगाया जा सकता था। सो रमेश ने फरमाइश करना ही बंद कर दिया। इधर रमेश ने महसूस किया कि रीना उससे उलझने का कोई ना कोई बहाना ढूंढती ही रहती है। कल की ही बात है, रीना को शोरूम में एक बहुत सुंदर घड़ी पसंद आई। उसने रमेश से घड़ी लेने का आग्रह किया। रमेश देखो कितनी सुंदर घड़ी है। रीना तुम्हारे पास तो पहले से कई घड़ियां हैं, उनमें से तो कुछ तुमने आज तक नहीं पहनी है, और घड़ी लेकर क्या करोगी? वह घड़ियां मुझे पसंद नहीं, मुझे तो यही चाहिए, रीना जिद करते हुए बोली। इतनी देर में रमेश काउंटर से हटकर अलग खड़ा हो गया। रीना रमेश की ओर बढ़ी तो वह दुकान से बाहर आ गया। गुस्से से भरी रीना रमेश के साथ घर तो आ गई, पर घर में घुसते ही वह फट पड़ी। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई दुकान में मेरी बेइज्जती करने की? मेरा ऐसा कोई इरादा ना था, मैं तो बस दुकान में उपहास का पात्र नहीं बनना चाहता था। आज तक मेरी मम्मी ने कभी मेरी किसी इच्छा से इनकार नहीं किया। मैं जैसे चाहूं रहूं, खाऊं, पीऊं, खरीदारी करूं या घूमूं फिरूं,
मैं तुम्हारा दिल नहीं दुखाना चाहता था रीना, प्लीज मुझे माफ कर दो। मेरी जेब में उस वक्त रुपए नहीं थे, क्रेडिट कार्ड तो था। पहली बार मैंने तुम्हारे सामने अपनी इच्छा रखी और तुमने मेरी बेइज्जती कर दी। मुझे माफ कर दो प्लीज। तुम्हारा मेरे प्रति यही नजरिया रहा तो देख लेना, मैं यहीं इसी घर में आत्महत्या कर लूंगी। आत्महत्या तुम्हें नहीं, मुझे करनी चाहिए, जिसने अपनी इतनी प्यारी पत्नी का दिल दुखाया। चलो, मैं अभी तुम्हारे लिए घड़ी ले आता हूँ। अब मुझे घड़ी नहीं चाहिए। जिस चीज के लिए एक बार ना हो जाए उसे मैं कभी हाथ नहीं लगाती। कहते हुए रीना मुंह फुलाकर सो गई। उसने खाना भी नहीं खाया तो रमेश को भी भूखा सोना पड़ा। अगले दिन रमेश के ऑफिस जाते ही रीना ने मम्मी को कल की पूरी घटना सुना दी। सुनकर नीति को बड़ा गुस्सा आया। वह बोली, यह तो रमेश ने अच्छा नहीं किया। रीना, उसकी हिम्मत तो देखो कि अपनी पत्नी की छोटी सी इच्छा भी पूरी ना कर सका। मुझे इस बात का बहुत दुख हुआ मम्मी। ऐसे मौके पर तुम कमजोर न पड़ना। आखिर वह इतनी तनख्वाह का करता क्या है? कहीं सारे रुपए घर पर तो नहीं भेज देता? मैंने कभी पूछा नहीं मम्मी। रमेश की हरकत पर नजर रखना। तुम अभी कमजोर पड़ी तो फिर कभी पति पर राज नहीं कर सकोगी। मम्मी के कहे अनुसार रीना ने रमेश की गतिविधियों पर नजर रखनी शुरू कर दी, पर ऐसा कुछ भी हाथ नहीं लगा जिसे लेकर रमेश पर हावी हुआ जा सके। रीना ने महसूस किया कि रमेश कुछ दिनों से खोया खोया सा रहता है। पत्नी की इच्छा के खिलाफ उसने कभी माँ बाप से मिलने की इच्छा जाहिर नहीं की। उसे यकीन था उसका प्यार और धैर्य एक दिन रीना को बदल देगा। लेकिन 1 साल गुजर गया पर रीना के व्यवहार में कोई फर्क न था। अपनी सास से वह रमेश के अनुरोध पर 10-15 दिनों में एकाध मिनट के लिए बात कर लेती। हाँ, अपनी मम्मी से सुबह शाम नियम से बात करना वह कभी ना भूलती। एक दिन रमेश ने रीना को बताया कि उसके ऑफिस का माहौल कुछ ठीक नहीं चल रहा। यही हाल रहा तो एक दिन वापस घर ही जाना पड़ेगा। यह सुनकर रीना अंदर ही अंदर कांप गई कि कैसे रहेगी वह सास ससुर और नंद देवर के बीच। सुबह शाम खाना बनाना और घर की देखभाल करना उसके बस की बात न थी। अब भी वह कई बार 9 बजे सोकर उठती। रमेश कभी विरोध न करता, चुपचाप चाय पीकर ऑफिस चला जाता है। रमेश की कही बात रीना ने तुरंत अपनी मम्मी को बताई। यह तो बहुत बुरी खबर है रीना। मम्मी, मैं तो रमेश के साथ दिल्ली आ जाऊंगी। रमेश ना माना तो इसके लिए आप ही कोई उपाय करो मम्मी। अच्छा, सोच कर बताती हूँ, कहकर नीति ने फोन रख दिया। शाम को रमेश के आने से पहले नीति ने रीना को फोन किया। रीना, तुम्हारी बातों ने मुझे बहुत विचलित किया है। ससुराल में कैसे रहेगी जीवन भर? मैं एक तांत्रिक को जानती हूँ, उसके पास हर समस्या का उपाय है। वह हमारी समस्या चुटकियों में हल कर देंगे। यह ठीक है मम्मी, कल सुबह बात करूंगी, कहकर रीना अस्वस्थ हो गई। अगले दिन दोपहर को रीना के पास उसकी माँ का फोन आया। बेटी, घबराने की बात नहीं है। बाबा ने यकीन दिलाया है कि सब कुछ ठीक हो जाएगा। उन्होंने रमेश को पहनने के लिए अंगूठी दी है। मैंने कुरियर से तुम्हारे पास भेजा है। तुम उसे रमेश को जरूर पहना देना। 2 दिन में अंगूठी रीना के पास पहुंच गई। अंगूठी सोने की थी। रीना ने बड़े प्यार से रमेश की उंगली में पहना दी। रमेश ने प्रश्नवाचक दृष्टि से रीना को देखा। मम्मी ने भेजी है तुम्हारे लिए। मेरे पास तो अंगूठियां हैं, यह स्पेशल है, बड़े सिद्ध बाबा ने दी है। इससे तुम्हारे दफ्तर के सारे कष्ट दूर हो जाएंगे। अच्छा, कहकर रमेश ने बड़ी श्रद्धा से अंगूठी को आंखों से लगा पहन लिया। रीना आश्वस्त हो गई। दोस्तों, आगे कहानी में रीना और रमेश के साथ क्या हुआ? क्या बाबा की दी हुई अंगूठी ने रमेश के सारे समस्याओं को हल किया या रीना और रमेश के सामने कोई नई समस्या खड़ी कर दी? जानने के लिए कहानी का अगला भाग सुनना ना भूलें।
कहानी पसंद आई हो तो प्लीज इसे लाइक और शेयर करें। साथ में चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।